करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? हमारा सबसे पहला सवाल जो होता है, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट क्या होता है, ये हमारा सबसे पहला सवाल है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके बारे में आप बता सकें कि ये तो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, है ना। अ सेंटेंस अबाउट विच यू कैन टेल दैट इट इज ट्रू आइदर फॉल्स, आइदर इट इज ट्रू और आइदर इट इज फॉल्स। अगर कोई भी सेंटेंस आपको पता लग जाए कि वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा तो हम क्या कहेंगे? उसको स्टेटमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं आपसे, 3 इज एन ऑड नंबर। 3 इज एन ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया? 3 इज एन ऑड नंबर का मतलब ये होगा कि हमें इसके बारे में पता है कि 3 ऑड नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट, वैसे ये सेंटेंस जो है वो क्या है? ट्रू है, मतलब ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने इसका जस्टिफिकेशन दे दिया कि आइदर ये तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। जैसे मैंने बोला मुंबई इज इन इंग्लैंड, मुंबई इज इन इंग्लैंड, तो है ना, थोड़ा वियर्ड सा स्टेटमेंट है पर है तो स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आप बता सकते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स है। तो मुंबई इज इन इंग्लैंड इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, तो ये एक स्टेटमेंट होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया एक छोटे से एग्जांपल की तरफ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ और y की वैल्यू 1 ले लूँ तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। और x की वैल्यू -1 ले लूँ और y का वैल्यू +1 ले लूँ तो ये 0 हो जाएगा। यानी कभी ये ट्रू होगा और कभी ये फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट एक साथ ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, और ये कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। यानी आप किसी भी सेंटेंस का जस्टिफिकेशन दे सकें कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो इसका मतलब वो क्या है? स्टेटमेंट है। तो मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच यू कैन जस्टिफाई वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स। अगर आपने बता दिया कि वो ट्रू है या फॉल्स है तो फिर वो स्टेटमेंट कहलाएगा। दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, विश, ये सारी जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते, है ना। मैंने 2-3 बातें आपको बताई। सबसे पहली बात तो क्या, ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, देन इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। सेकंड थिंग इज अ सेंटेंस व्हिच इज इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और अ विश। इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो कभी स्टेटमेंट नहीं बनते। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें लास्ट वन की, स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। स्टेटमेंट कभी भी ट्रू और फॉल्स नहीं होता है सेम टाइम पे, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे मैंने बोला था 3 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। और ये कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, 3 एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, वो मैंने आपको बताया था, मुंबई इज इन इंग्लैंड। अगर हमने ऐसे लिख दिया मुंबई इज इन इंग्लैंड, हमने इस तरह से लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी एक स्टेटमेंट है। क्यों? इसका जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो कि ये फॉल्स है या ट्रू है। हालांकि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स होगा, पर है तो एक स्टेटमेंट, क्योंकि आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बात करी, इंटेरोगेटिव की बात करता हूं। जैसे मैंने किसी से पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग इज अ सेंटेंस जिसके बारे में हम बता नहीं सकते कि ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। तो इसका मतलब मैंने आपको बोला कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड विश, दीज कैन नॉट बी स्टेटमेंट्स। ये चारों ही कौन कौन से? इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और विश टाइप के, कोई विश करते हैं हम लोग, है ना, ये सारे ही कभी भी स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। नोट इट डाउन। अब इसी के आगे मैं आपको एक चीज बता देता हूं।
स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट तो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना हो। सिंपल स्टेटमेंट क्या है, जैसे ये 3 इज एन ऑड नंबर, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक ही स्टेटमेंट में डिफाइन हो रहा है। नेक्स्ट इज मुंबई इज इन इंग्लैंड, दिस इज ऑल्सो सिंपल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये ऐसा एक स्टेटमेंट होता है जो कि दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ गए, अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और एक और कंडीशन आ गई साथ में कंपाउंड स्टेटमेंट की कि जब उसके सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंपल स्टेटमेंट, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये दो तरह के स्टेटमेंट हमारे पास हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स की। लॉजिकल कनेक्टिव्स, व्हाट आर लॉजिकल कनेक्टिव्स? लॉजिकल कनेक्टिव्स ऐसे कनेक्टिव्स होते हैं जो कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, है ना। अब लॉजिकल कनेक्टिव में क्या क्या आता है, जैसे कि एंड आ जाएगा, और आ जाएगा, इफ दिस स्टेटमेंट देन दिस स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ, इस टाइप के कनेक्टिव्स होते हैं। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, नेगेशन मतलब उसका नेगेटिव करना। तो हम जानेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स किस तरह से काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव जो होता है वो होता है हमारे पास एंड। फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव इज एंड। एंड के बारे में जानते हैं, तो एंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट्स। मैं मान के चल रहा हूं कि P और Q 2 स्टेटमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास एंड आता है जो कि हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो एक पहला लॉजिकल कनेक्टिव हमारा एंड है। लिखेंगे कैसे? P एंड Q। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये लिखा हुआ है P एंड Q। समझ में आती है बात? ये जो सिंबल मैंने बनाया है, दिस सिंबल इज जस्ट लाइक अपोजिट V की तरह लिखा हुआ है, उल्टा V लिखा हुआ है। तो उल्टा V जब भी हम लगा हुआ देखेंगे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। या फिर एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें बीच में कौन सा सिंबल लगाना है, उल्टा V यूज करना है, या फिर सिंबल जो हम बोलते हैं एंड के लिए। और इसका नेचर जो होता है वो कौन सा होता है? कंजक्शन होता है। हम याद रखेंगे कि एंड वाला जो स्टेटमेंट होता है उसका नेचर क्या होता है? कंजक्शन होता है। तो सबसे पहली बात तो सिंबल क्या होगा इसका, यहाँ पे सिंबल वापस से लिख देता हूं, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड। यूज कैसे करेंगे? अगर P और Q के बीच में वाला सिंबल लिखा हुआ है तो वो कैसे पढ़ा जाएगा? P एंड Q की तरह पढ़ा जाएगा। और लास्ट में जो है इसका नेचर की बात करें तो नेचर के मतलब है कंजक्शन। अगर मान लीजिए कहीं पे भी कंजक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? वो एंड की बात कर रहा है। सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव की बात करते हैं तो सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव होता है हमारा और का मतलब होता है ये, और का सिंबल ये होता है। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूंगा तो ये जगह P और Q ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? P और Q। और इसका नेचर कैसा होता है? डिसजंक्शन। इट्स नेचर इज डिसजंक्शन, ठीक है। हमने दो लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। पहला लॉजिकल कनेक्टिव था एंड, दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव था और। दोनों के सिंबल्स देखे और दोनों का नेचर देखा। पहले वाले का नेचर था कंजक्शन, दूसरे वाले का नेचर था डिसजंक्शन। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आता है आपका नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने इस तरह से लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेगेशन P। तो आप समझ गए होंगे कि सिंबल क्या होता है नेगेशन का। नेगेशन का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, दिस इज अ सिंबल ऑफ नेगेशन। और इसका नेचर तो क्या होगा? नेगेशन। नेगेशन मतलब नेगेटिव, एक तरह से रिवर्स बोलना। अगर कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका मैं अगर नेगेशन ले दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। या फिर कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, अगर मैं उसका नेगेशन ले दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेशन हो गया हमारा थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव। फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव की बात करते हैं हम लोग। तो फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव है हमारे पास, उसके लिए फ्रेज बनेगा। फ्रेज मतलब क्या स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं? तो इफ डैश देन डैश, अगर इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है,
ये सारे फ्रेजेस है। फ्रेजेस है इसका मतलब ये हमारे किसी कंपाउंड स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा होगा बाय एंड, ये और के थ्रू किसी दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा होगा, ये नेगेशन होगा। ये क्या होगा, ये भी दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा होगा। कैसे, इफ अगर ऐसा होता है देन ऐसा होता है। तो जब भी इस तरह का हमारे को लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वो क्या है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब, कंडीशनल का सिंबल होता है इस तरीके से, या तो आप इस तरह से बोल सकते हैं या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं। ये दोनों ही सिंबल क्या है, कंडीशनल के। और यहां पे लिख देते हैं नेचर की बात करेंगे तो नेचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशनल। द नेचर विल बी कंडीशनल। तो इस सिंबल की बात करें तो ये सिंबल हम समझ ही चुके हैं। हम 4 सिंबल देख चुके हैं। एक तो उल्टा वी है, इसको हम एंड बोलते हैं। एक वी टाइप सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं हम, और बोलते हैं। एक नेगेशन का सिंबल है लाइक दिस, एंड द नेक्स्ट सिंबल विल बी कंडीशनल। सिंगल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो लिखा हुआ है तो ये क्या है, कंडीशनल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट वन की, 5th। दिस इज इफ एंड ओनली इफ, या फिर मैं बोलना चाहूं इस तरह से, इफ एंड ओनली इफ। कभी भी हमें सिंपल स्टेटमेंट इस वाले फ्रेज से कनेक्टेड मिले, इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होगा, ये जो आपका स्टेटमेंट होगा दिस इज कॉल्ड बाय कंडीशनल। दिस इज कॉल्ड बाय कंडीशनल। सबसे पहले मैं नेचर लिख देता हूं इसका। नेचर की बात करूंगा तो ये क्या नेचर होगा इसका, बाय कंडीशनल। दूसरी बात सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल क्या हो जाएगा, डबल हेडेड एरोस, या फिर इस तरीके से। तो कंडीशनल और बाय कंडीशनल में डिफरेंस निकालना तो बहुत ही आसान है। कंडीशनल के अंदर क्या हो जाएगा, कंडीशनल के अंदर सिंगल हेडेड एरो है, और बाय कंडीशनल मतलब दोनों तरफ एरो लग जाएगा। तो सिंबल पहचाना तो बहुत ही आसान है। आप नेचर याद रखें, एंड के लिए नेचर होता है कंजंक्शन, और के लिए होता है डिसजंक्शन। नेक्स्ट विल बी नेगेशन, नेगेशन के लिए सिंबल आप देख ही सकते हैं, ये नेगेशन के लिए सिंबल है। देन विल बी कंडीशनल, कंडीशनल के लिए हमें कंडीशन याद रखनी, इफ दिस देन दिस, एंड द लास्ट वन विल बी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ इज बाय कंडीशनल, और बाय कंडीशनल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, आपको सिंबल्स याद रखने हैं। अब हर लॉजिकल कनेक्टिव अपना एक प्रॉपर्टी पोजेस करेगा, उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये टेबल बना लीजिए, ठीक है, नोट इट डाउन। हर लॉजिकल कनेक्टिव का एक्सप्लेनेशन है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी लॉजिकल कनेक्टिव वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक दिस टेबल, ओके। नेक्स्ट पार्ट विल बी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे P एंड Q को, है ना। P एंड Q, इसको क्या बोला जाता है, या तो आप सिंबल से पढ़िए या फिर इस तरह से पढ़िए, दोनों एक ही बात है। P एंड Q दीज आर इक्विवेलेंट, है ना। तो P एंड Q आप सिंबल से देखिए या फिर बीच में एंड लगा दीजिए, दोनों एक ही बात है। P एंड Q लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि P एंड Q is only true when P and Q both are true, otherwise in all the cases it is false। अभी केवल आप सिंपल से याद रखिए कि P एंड Q की बात हो रही है। यहाँ पे P एंड Q क्या है, दो स्टेटमेंट है, बीच में एंड हमारा लॉजिकल कनेक्टिव लगा हुआ है। तो ये P एंड Q जब ही ट्रू होता है जब P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम छोटा सा ना टेबल बना के देखते हैं। आपको एक सिंपल सी टेबल याद रखनी है। टेबल क्या है, मैं दो स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं Q लिख देता हूँ। P के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो P के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसके लिए लिख सकते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आप देख सकते हैं कि दो स्टेटमेंट में केवल 4 ही पॉसिबिलिटी होगी।
पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दोनों ट्रू हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी पी ट्रू हो जाए क्यू फॉल्स हो जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी होगी पी फॉल्स हो जाए क्यू ट्रू हो जाए, और चौथी पॉसिबिलिटी के दोनों ही फॉल्स हो जाए। तो ये चारों पॉसिबिलिटी हमने लिख ली। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पी एंड क्यू तो तभी ट्रू होगा जब आपके पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे। तो पी एंड क्यू इज ओनली ट्रू व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, अदरवाइज इन ऑल द केसेस इट इज फॉल्स। सारे केसेस में वो क्या मिलेगा, फॉल्स। ये जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ वैल्यूज क्या होती है, ट्रुथ वैल्यूज की बात करें तो ये जो कैपिटल टी और कैपिटल एफ में लिख रहा हूं यहां पे, ये सारी ट्रुथ वैल्यू है। जैसे पी के लिए ट्रुथ वैल्यू टी, फिर टी, फिर एफ, एफ क्यू के लिए ट्रुथ वैल्यूज क्या है, टी एफ टी एफ। तो ये ट्रुथ वैल्यूज होती है और ये ट्रुथ टेबल होती है। अब जैसे कि मुझे एक टेबल का कॉलम और बनाना है पी एंड क्यू के लिए, तो पी एंड क्यू के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि पी एंड क्यू तभी ट्रू होगा जब पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे, वरना सारे केसेस में फॉल्स होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो पी एंड क्यू भी क्या होगा, ट्रू। पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो पी एंड क्यू क्या होगा, फॉल्स। यहां भी फॉल्स होगा, यहां भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे पास तो केवल एक ही कंडीशन थी कि पी एंड क्यू तो तभी ट्रू हो सकता है जब पी और क्यू दोनों ट्रू हो। अगर पी और क्यू दोनों ट्रू नहीं है इसका मतलब पी एंड क्यू ट्रू नहीं होगा। तो बाकी सारे केसेस में आप देख सकते हैं पी और क्यू में एक फॉल्स है, एक ट्रू है, या फिर दोनों फॉल्स है। तो उस स्टेटमेंट में कभी भी पी एंड क्यू तो आपका ट्रू हो नहीं सकता। ये तो केवल एक ही बार ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, तो हमने लिख दिया, बाकी सब क्या हो गए, फॉल्स हो गए। बात समझ में आती है। तो ये एक जनरल बेसिक मैंने ट्रुथ टेबल आपको बना के एक्सप्लेन किया है पी एंड क्यू को। हम अभी और भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो जस्ट अ मिनट, हम पहले एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं सबकी। ये तो मैंने केवल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया था, हम सबकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने पढ़े, सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स के हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, पर पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं उनको, एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सबसे पहले की एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आ गई कि पी एंड क्यू का मतलब क्या होगा, पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स इन ऑल द केसेस। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव आएगा हमारा पी और क्यू, दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इसको पी और क्यू भी बोल सकते हैं। या फिर हम बात करें पी और क्यू इज ट्रू व्हेन at least one of P and Q is true, otherwise it is false। तो P and Q क्या कह रहा है, P and Q ये कह रहा है कि P और Q ये कह रहा है कि P और Q ट्रू तभी होगा जब कम से कम दोनों में से एक ट्रू होगा। तो कम से कम दोनों में से एक ट्रू होगा, इसका मतलब क्या है, जब दोनों ट्रू होंगे तब भी ये ट्रू होगा। जब P ट्रू होगा Q फॉल्स होगा तब भी ये ट्रू होगा, या P फॉल्स होगा Q ट्रू होगा तब भी ये ट्रू होगा। इसका मतलब ये फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। क्यों, जब तक दोनों फॉल्स नहीं है तब तक तो ये फॉल्स हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोल रहा है कि कम से कम एक तो ट्रू होना जरूरी है, और कम से कम अगर एक ट्रू हो गया तो ये तो तीन केसेस में कम से कम एक ट्रू मिलता है। जब दोनों ट्रू हो जाते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, और आखिरी वाले में दोनों फॉल्स होते हैं, तो दोनों फॉल्स तब होंगे जब ये फॉल्स होगा। तो इसका मतलब P और Q तो फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं। या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि P और Q जब भी ट्रू होगा जब दोनों में से कम एक की ट्रुथ वैल्यू T आ रही होगी। अगर एक की भी ट्रुथ वैल्यू T आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि वो ट्रू होगा। ठीक है, टेबल बना के देखेंगे और भी ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा टेबल से। बात करते हैं दिस इज इक्वल टू व्हाट, नेगेशन ऑफ P, negation of P, negation of P is true when P is false, and negation of P is false if P is true। कहने का मतलब क्या है, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ट्रूथ टेबल से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बना देते हैं अपन, नेगेशन ऑफ P के लिए और P के लिए। तो हम P की बात करते हैं, अब तो एक ही स्टेटमेंट बचा
तो एक ही स्टेटमेंट बचा, तो दो ही लॉजिकल पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास, क्या, या तो वो ट्रू हो जाए या फिर वो फॉल्स हो जाए। बात कर लेते हैं नेगेशन पी की। तो नेगेशन पी का मतलब क्या है? नेगेशन पी का मतलब है, अगर हम इसको लॉजिकली अपनी भाषा में समझना चाहे तो नेगेशन पी का मतलब ये कि ट्रुथ वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। अगर किसी भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू टी है तो वो एफ हो जाएगा, और एफ है तो टी हो जाएगा। तो यहां पे अगर पी स्टेटमेंट की बात करूं तो उसका ट्रुथ वैल्यू टी है, तो नेगेशन ऑफ पी में टी की जगह क्या आ जाएगा? एफ, और एफ की जगह क्या आ जाएगा? टी। वही हमने लिखा है कि नेगेशन पी ट्रू तब होगा जब पी फॉल्स होगा। नेगेशन पी ट्रू तब होगा जब पी क्या होगा? फॉल्स। समझ गए बात को? या फिर नेगेशन पी फॉल्स तब होगा जब पी क्या होगा? ट्रू। यही एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है। तो हम तीन लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में जान चुके हैं, एंड, और, एंड, नेगेशन। अब तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव दैट विल बी कंडीशनल। उससे पहले हम इसको लिख लेंगे, एक्सप्लेनेशंस को लिख लेंगे। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पे हम अपनी ग्रामर नहीं लगाएंगे कि हमने बहुत ग्रामर पढ़ी है क्लास 10 तक, है ना, 11 12 में इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, बहुत सारी ग्रामर पढ़ रही है। यहाँ पे अपनी ग्रामर भैया यूज मत करना। अगर आपने अपनी ग्रामर यूज कर दी तो पक्की बात है कि सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कभी भी आपको स्टेटमेंट बनाने को बोला जाए तो वो इसके अकॉर्डिंग बनता है, अपनी मर्जी से नहीं बनेगा कि इसमें ग्रामर अलग आ रही है, एंड आना चाहिए, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कुछ भी नहीं है। आपको केवल इन लॉजिकल कनेक्टिव्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये इंग्लिश नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, याद रखना, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। Now we'll study fourth logical connective. Fourth logical connective will be P conditional Q. इसके लिए मैंने वो डबल एरो वाला भी बताया था, जैसे भी याद करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q, जैसे भी आप लिखना चाहें, स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q, यानी पहले लिखेंगे, या फिर इफ स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो P कंडीशनल Q इज फॉल्स व्हेन P is true and Q is false, otherwise it is true। मैंने यहाँ पे ट्रू के लिए नहीं लिखा है, मैंने P एंड Q में ट्रू के लिए बात की थी। P एंड Q में ट्रू के लिए क्या बात की थी? P एंड Q ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज हर केस में फॉल्स होगा। P और Q में भी ये बोला गया था कि कम से कम एक ट्रू होना चाहिए तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। पर यहाँ पे मैंने फॉल्स के लिए लिखा है। फॉल्स के लिए लिखा है मतलब क्या कि P कंडीशनल Q फॉल्स कब होगा? जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा कर देता, Q कंडीशनल P लिख देता, एरो को इस तरफ कर देता, तो Q कंडीशनल P हो जाता। तो ये फॉल्स कब होता? ये फॉल्स तब होता जब Q ट्रू होता और P क्या होता? फॉल्स होता। अदरवाइज वो सारे केसेस में क्या हो जाता? हमारे पास ट्रू हो जाता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम P कंडीशनल Q के बारे में बात कर रहे हैं, और P कंडीशनल Q के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि P कंडीशनल Q अगर लिखा हुआ है तो ये फॉल्स तभी होगा जब P क्या होगा? ट्रू होगा, और Q क्या? फॉल्स होगा। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, इसका मतलब ये ट्रू है। अदरवाइज जो सारे केसेस है इसमें क्या होगा? ये ट्रू हो जाएगा, वरना ये हमेशा फॉल्स होगा अगर P कंडीशनल Q लिखा हुआ है। बात समझ में आती है? तो आपको अगर इसकी लॉजिकल कनेक्टिव की टेबल बनानी है तो लॉजिकल कनेक्टिव की टेबल बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको इसकी टेबल बना के दिखाता हूँ। तो टेबल कैसे बनेगी? इसकी टेबल बनाने का तरीका भाई सिंपल सा है। हमने क्या किया? सबसे पहले P को डिफाइन कर लिया। P को डिफाइन करने का तरीका क्या है? P को हम लिख सकते हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, नेक्स्ट विल बी Q एंड दैट विल बी इक्वल टू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेक्स्ट विल बी P कंडीशनल Q। P कंडीशनल Q की बात क्या बोली मैंने कि P जब भी ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा तब ये फॉल्स होगा। तो यानी इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग और इसके लिए बात कर रहे हैं तो ये फॉल्स होगा। अदरवाइज सारे केसेस में क्या होता है? ये ट्रू होता है। आप सिंपल से याद रखिए। अगर मेरे को बोल देता कोई कि Q कंडीशनल P निकालना है, तो Q कंडीशनल P का मतलब क्या हो गया कि जब Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा, Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा, उस केस में आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज सारे केसेस में क्या मिलेगा? ट्रू। ये लो भाई साहब, इसका भी बना दिया, दोनों का बना दिया। तो आप
इस वाले लॉजिकल कनेक्टिव के लिए ये याद रखें कि ये फॉल्स कब होता है। तो ये फॉल्स तब होता है जब P ट्रू होता है और Q क्या होता है, फॉल्स होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिफ्थ, दैट इज P बाय कंडीशनल Q। तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट Q, ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट Q। इस तरह से लिख देते हैं। P कंडीशनल Q की बात करते हैं। आइए, P कंडीशनल बाय कंडीशनल इज ट्रू व्हेन both P and Q have same truth values। P बाय कंडीशनल Q कब ट्रू होगा? P बाय कंडीशनल Q जब ट्रू होगा जब दोनों की सेम ट्रूथ वैल्यू आ रही होगी। सेम ट्रूथ वैल्यू समझ में नहीं आई बात? सेम ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या है? ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? आइदर ट्रू और फॉल्स। तो सेम ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या है कि P भी आपका दोनों T देगा और Q भी दोनों आपका T देगा। अगर हम टेबल के थ्रू इसको समझना चाहें, हालांकि हमने सारी टेबल्स बना के देख ही ली, अब सारे ट्रूथ टेबल्स बना के देख ली हमने। मान लीजिए मैंने P बना दिया, यहाँ पे Q बना दिया। इसके लिए बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? T T F F। आप इस पैटर्न में P और Q के लिए तो सीक्वेंसिंग याद रखेंगे, है ना? P के लिए क्या सीक्वेंसिंग होती है, Q के लिए क्या सीक्वेंसिंग होती है, वो यहाँ पे याद रखेंगे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसके लिए क्या होता है? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्या बोला जाए? हमें P कंडीशनल बाय कंडीशनल Q निकालना है। P बाय कंडीशनल Q का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि P बाय कंडीशनल Q ट्रू तब होता है जब दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या होती है? सेम। दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि या तो दोनों ट्रू होंगे या फिर दोनों फॉल्स होंगे। तो जब भी दोनों ट्रू होंगे और जब भी दोनों फॉल्स होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ट्रूथ वैल्यू P बाय कंडीशनल Q की क्या मिलेगी? T। तो यहाँ पे भी T आएगा और लास्ट में भी T आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे F और F मिल रहा है। F और F के करस्पॉन्डिंग भी T मिलेगा और T के करस्पॉन्डिंग भी T मिलेगा। बाकी सारे केसेस में आपको क्या मिल जाएगा? फॉल्स। आई थिंक बात समझ में आ गई आपको। तो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स आपने देखे। मैंने एक लॉजिकल कनेक्टिव की टेबल आपको बना के नहीं दिखाई, अभी बना देते हैं और वाले की। ठीक है, तब तक आप नोट कीजिए। और वाले की ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कैसे बनेगी। ये P है आपका, ये Q है, दिस इज P और Q। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स। एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आपको P और Q निकालना है तो P और Q के बारे में क्या बताया गया था? P और Q के बारे में बताया गया था कि P और Q में से कम एक भी अगर ट्रू होगा या फिर दोनों ट्रू होंगे तो हमेशा ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगी? ट्री, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। या फिर वाइस वर्सा अगर मैं बोलना चाहूँ, इसका मतलब क्या है कि यदि P और Q दोनों फॉल्स होंगे तभी आपको फॉल्स मिल सकता है, अदरवाइज फॉल्स नहीं मिल सकता है। तो ट्रू और ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, एक ट्रू है ट्रू मिलेगा, एक ट्रू है ट्रू मिलेगा, दोनों फॉल्स है तो क्या मिलेगा? फॉल्स। तो ये आपकी ट्रूथ टेबल हो गई किसकी? P और Q की। P एंड Q की देख चुके हम लोग, नेगेशन P की देख चुके हैं, P कंडीशनल Q की या फिर Q कंडीशनल P की देख चुके हैं, P बाय कंडीशनल Q की देख चुके हैं और P और Q की देख चुके हैं। ठीक है, ये सारी ट्रूथ टेबल्स हमने देखी। सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। P एंड Q के लिए क्या याद रखना है कि P एंड Q ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज सारे केसेस में फॉल्स होगा। P और Q की बात करते हैं तो P और Q इज ओनली ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ P एंड Q इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। यानी कहने का मतलब क्या, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। नेगेशन ऑफ P के बारे में तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट P कंडीशनल Q की बात करते हैं तो P कंडीशनल Q के लिए आप ये याद रखेंगे कि ये फॉल्स कब होता है।
उसके लिए ट्रू के लिए याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो रिमेंबर दैट थिंग कि पी कंडीशनल क्यू फॉल्स कब होता है, तो पी कंडीशनल क्यू फॉल्स तब होता है जब पी क्या होता है, ट्रू होता है, और क्यू क्या होता है, फॉल्स, है ना। नेक्स्ट पी बाय कंडीशनल क्यू की बात करेंगे, तो पी बाय कंडीशनल इज ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज। सेम ट्रूथ वैल्यू का सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू T आ रही है तो ये भी T रहेगा, P बाय कंडीशनल Q, और P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यूज अगर F आ रही है इसका मतलब P बाय कंडीशनल Q भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। यानी जब भी हमें सेम ट्रूथ वैल्यूज मिल रही होगी तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डोंट यूज योर ग्रामर, ऑलवेज गो विद द कंसेप्ट विच हैव बीन टॉट टू यू। ये जितने भी कंसेप्ट आपको पढ़ाए गए सारे कंसेप्ट के हिसाब से आप चलेंगे, आप अपने हिसाब से कंसेप्ट नहीं लगाएंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लॉजिकल कनेक्टिव्स के हिसाब से स्टेटमेंट का फॉर्मेशन करेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम फिर भी इतना पढ़ने के बावजूद भी या इतना सीखने वाले, हम आगे चैप्टर में बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं, अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो 20% पोर्शन सीखे। तो अगर हमने पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग सीख लिया उसके बाद भी हम इसका सवाल नहीं कर पाए तो फिर तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल आता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी सही, पास्ट 5 to 6 ईयर क्वेश्चंस आई विल टेल यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज अवर सेकंड टॉपिक, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ट्रुथ टेबल भी जान ली हमने इसके साथ साथ। नेक्स्ट जो चीज आती है इसके अंदर उसको बोला जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकली इक्विवेलेंस बोलो या लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलो, एक ही बात है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंस और लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको मतलब बता देता हूँ। लॉजिकली इक्विवेलेंस लिखा है, लॉजिकली इक्विवेलेंट लिखा है या इक्विवेलेंट लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर वो दो स्टेटमेंट मेरे पास दिए हुए, मान लीजिए मेरे पास एक स्टेटमेंट है S1 और दूसरा स्टेटमेंट है मेरे पास S2, तो अगर वो बोल रहा है कि S1 और S2 दोनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है या लॉजिकली इक्विवेलेंट है या फिर इक्विवेलेंट है, 3 तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तीनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि S1 और S2 दोनों ही स्टेटमेंट की सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रुथ वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम। क्या बोला मैंने, दोबारा एक बार और रिवाइज करते हैं कि अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट्स है S1 और S2, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स के लिए जितनी भी ट्रुथ वैल्यूज आती है, या फिर मैं ऐसे बोलना चाहूं इन दोनों स्टेटमेंट के लिए जितनी भी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रुथ वैल्यूज आती है, अगर दोनों की ट्रुथ वैल्यूज एकदम इक्विवेलेंट आती है, इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस कहलाएंगे या लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे या फिर इक्विवेलेंट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज मैंने ऐसे लिखा, पी कंडीशनल क्यू लिख दिया मैंने, है ना, और एक और स्टेटमेंट मैं लेता हूं पी कंडीशनल क्यू के साथ, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। मान लेते हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट 1 है और मान लेते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट 2 है। अब ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कैसे है, अरे भाई एक स्टेटमेंट बना हुआ है पी कंडीशनल क्यू करके। पी कंडीशनल क्यू का मतलब क्या, इफ दिस देन दिस, मैंने आपको बताया था फ्रेज, याद होगा, इफ दिस देन दिस करके ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये बात होगी तो ही ये बात होगी, इस टाइप से। नेगेशन पी और क्यू, मतलब पी को पहले उल्टा कर दिया, पी का उल्टा कर दिया, इसका मतलब क्या, 3 एन ऑड नंबर। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है पी एक स्टेटमेंट है, 3 एक ऑड नंबर है, तो नेगेशन ऑफ पी का मतलब क्या है, 3 एक ऑड नंबर नहीं है, और लगा हुआ है बीच में और दूसरा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस तरह से ये 2 स्टेटमेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ जैसे भी बना रखा है इनको, ये 2 स्टेटमेंट है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे चेक करके बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो आपके सामने लिखे हुए ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लॉजिकली इक्विवेलेंट को प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनकी ट्रुथ टेबल बना लीजिए। अगर दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आ गई सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए, इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है ना। तो आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन्ड, ज्यादा समझा दिया, करके देखते हैं। चलिए बारी बारी से टेबल बनाते हैं। सबसे पहले P और Q, इनकी बात होती है सबसे पहले, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, P कंडीशनल Q चाहिए, तो P कंडीशनल Q याद करें फटाफट से। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया था पी कंडीशनल क्यू के बारे में, पी कंडीशनल क्यू के बारे में ये बताया गया था कि पी कंडीशनल क्यू फॉल्स तब होता है जब पी ट्रू होता है और क्यू फॉल्स होता है।
तो P ट्रू है और Q फॉल्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स होगा, यानी सारी पॉसिबिलिटीज के लिए क्या होगा, ये ट्रू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमें किस चीज की जरूरत है। नेक्स्ट हमें जरूरत है नेगेशन ऑफ P की। तो सबसे पहले आप नेगेशन P निकालेंगे। नेगेशन P के लिए मैंने क्या बताया, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो T का नेगेशन कितना हो जाएगा, F। T का नेगेशन कितना हो जाएगा, F। F का नेगेशन क्या हो जाएगा, T। और F का नेगेशन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T। अब मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट नेगेशन P और Q। तो आपका नेगेशन P तो ये रहा और Q कहाँ रहा, ये रहा। इन दोनों के बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, और क्या बताता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा। यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि और तो क्या बताता है, और तो ये बताता है कि जब दोनों में फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, वरना तो हमेशा ट्रू होता है। तो इसका मतलब आप इन दोनों को नोटिस कीजिए, इस वाले और इस वाले स्टेटमेंट को। ये तो आपका S1 है, दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S2। तो S1 की ट्रूथ वैल्यूज क्या आ रही है, TFTT, और S2 की ट्रूथ वैल्यूज क्या आ रही है, TFTT। तो इसका मतलब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए। ये चार ही तो लॉजिकल पॉसिबिलिटीज हमारे पास, तो चारों लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि S1 इज लॉजिकली, यहां पे लिखना चाहूं तो S1 इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि S2 इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S1। बात एक ही है। तो इसका मतलब इस रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हैं, है ना, कभी आपके काम आ जाए। P कंडीशनल Q ये किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन P और Q के। तो ये तो पहला फॉर्मूला मिल गया आपको, जिसको याद रखना है। ये हमने जस्टिफाई भी कर दिया, क्यों बराबर होते हैं, बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आती है। ट्रुथ वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो P कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q, है ना। और एंड में कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान है, याद रखना। उल्टा भी बना हुआ है एंड है, सीधा भी बना हुआ है मतलब और है। समझ में आ गई बात, ठीक है। नोट इट डाउन, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब हो गया। Next will be let's move to next topic. Next topic is tautology. तो what is tautology? Tautology के बारे में पढ़ेंगे। नाम बहुत अजीब सा है, पहली बार सुना होगा आपने tautology। टॉटोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टेटमेंट के, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आई विल राइट अ डेफिनेशन। टॉटोलॉजी का मतलब ये हो गया कि किसी भी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेटमेंट की सारी ट्रुथ वैल्यूज अगर T आ जाए तो वो एक टॉटोलॉजी कहलाएगा। टॉटोलॉजी को डिनोट करने का तरीका होता है, स्मॉल t से डिनोट किया जाता है। तो क्या बोला मैंने कि सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए अगर सारी ट्रुथ वैल्यूज अगर T आ जाती है तो एक टॉटोलॉजी बन जाता है, यानी वो स्टेटमेंट एक टॉटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन होगी अ स्टेटमेंट इज said to be a tautology. A statement is said to be a tautology if its truth value is always T for all logical possibilities. बात समझ में आई।
सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, टी के बराबर होनी चाहिए, तब तो आपका टोटोलॉजी बन जाएगा। ठीक है, अ स्टेटमेंट इज सेड टू बी टोटोलॉजी इफ इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ऑलवेज टी फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, है ना। तो अगर हम बात करना चाहें तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाऊं तो एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा कि P, यहां पे लिख देता हूं मैं एग्जांपल, है ना, यहीं पे प्रूफ कर लेंगे इसको, P और नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये आपको चेक करके बताना है, चेक वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और नॉट, ये टोटोलॉजी है कि नहीं। टोटोलॉजी इसका मतलब इसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज क्या आनी चाहिए, टी आनी चाहिए। चलिए टेबल बनाते हैं, इसके लिए तो टेबल बनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम P के लिखेंगे। P के लिए क्या होता है, ट्रू, फॉल्स। फिर हम Q के लिए लिखेंगे ट्रू, फॉल्स। फिर हम आगे बढ़े, P के लिए लिख दिया, Q के लिए लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम P एंड Q निकालेंगे, क्योंकि हमें P एंड Q दिख रहा है यहाँ पे, तो P एंड Q निकालेंगे। इसका मतलब क्या है, P एंड Q कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं, अदरवाइज सारे केसेस में फॉल्स होता है। तो दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, तो ट्रू, फॉल्स। फिर आगे बढ़े हम लोग, P एंड Q निकालने के बाद हम निकालेंगे इसका नेगेशन, P एंड Q का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q। समझ गए बात को। अब हम P एंड Q का नेगेशन निकालेंगे, तो P एंड Q का नेगेशन का मतलब क्या, ट्रुथ वैल्यूज रिवर्स हो जाएगी, यानी T आ रहा था तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F आ रहा था तो T हो जाएगा, फिर T हो जाएगा, फिर T हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट वी हैव टू टेक आउट दिस। नेक्स्ट टेबल जो बनेगी वो बनेगी P और नेगेशन ऑफ P एंड Q के लिए, ये आपकी टेबल है। नेक्स्ट तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेगेशन ऑफ P एंड Q तो ये रहा, ये पूरा पोर्शन तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पूरे का किसके साथ और लेना है, P के साथ। तो इस पूरे का, ये पूरी जो टेबल बन रही है, इस पूरी टेबल का आपको P के साथ और लेना है। तो P के साथ और लेना है, इसका मतलब क्या, और तो क्या बताता है, और ये बताता है कि कम से कम एक ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बाकी सब में तो ट्रू आ ही रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक में ट्रू देख लो, एक में ट्रू आ रहा है, तो सब में ट्रू होगा। तो यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी ट्रुथ वैल्यूज क्या आ गई, टी आ गई। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक टोटोलॉजी बन गया। और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा टोटोलॉजी क्या होता है। यानी आपने कोई भी टेबल बनाई, आपको जनरल कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट कैसे, इस टाइप का कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया। अब इस टाइप का कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछा गया कि टोटोलॉजी है कि नहीं है, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद क्या करें, आपने देखा कि अगर उसकी सारी की सारी ट्रुथ वैल्यूज जो है वो टी आ रही है, इसका मतलब 100% है और टोटोलॉजी होगा। क्या होगा अगर टोटोलॉजी नहीं होगा, उसके बारे में तो अभी बात करेंगे, पर अगर टोटोलॉजी है तो उसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगी, टी। नहीं है तो बात की बात है ना, वो क्या बन सकता है, उसके लिए और भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर इसको बोला जाता है फॉलेसी। कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है या फिर फॉलेसी बोला जाता है। तो व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन और फॉलेसी, दोनों ही नाम है ना। एग्जाम में, मेंस में कॉन्ट्राडिक्शन भी लिखा जा सकता है, फॉलेसी भी लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात और, ये टॉपिक आपका एडवांस में नहीं है, ओनली जेईई मेंस में। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं, है ना। अ स्टेटमेंट, सेम डेफिनेशन है, अ स्टेटमेंट इज said to be a fallacy if its truth value is always F for all logical possibilities। समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है। टोटोलॉजी की बात की जाए तो टोटोलॉजी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके लिए ट्रुथ वैल्यू हमेशा क्या आती है, टी आती है। और फॉलेसी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके लिए हमेशा ट्रुथ वैल्यू जो है वो किसके बराबर आती है, एफ के बराबर आती है। यानी हमें कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो, हमने उसका ट्रुथ टेबल बनाया और सारी लॉजिकल कनेक्टिव पॉसिबिलिटीज के लिए अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू एफ आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है,
राइट डाउन द एग्जाम्पल, P और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है P और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो टेबल बनाना पड़ेगा, वापस से टेबल बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं भाई सब टेबल। सबसे पहले किसके लिए बनाएंगे? P के लिए बनाएंगे। तो P क्या कहता है? P कहता है ट्री, ट्रू ट्रू, F है ना। Q क्या कहता है? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, P और Q की बात हो गई। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? P और Q फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले P और Q फाइंड कर लेते हैं। P और Q बना लेते हैं भाई सब। P और Q मतलब ये वाली टेबल। P और Q का मतलब क्या होगा? ट्रू, एक कम से कम एक ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रू 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 फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, नेगेशन P बना लेते हैं। नेगेशन P का मतलब क्या हो जाएगा? F T। फिर क्या बना लेते हैं? नेगेशन Q भी बना लेते हैं साथ के साथ। नेगेशन P का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेशन Q का मतलब क्या हो जाएगा? F T। अगली टेबल किसकी बना लेते हैं? नेगेशन P और नेगेशन Q के बीच में कौन सा साइन है? एंड का। तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसकी टेबल बनाते हैं। तो ये तो आपका नेगेशन P रहा, ये आपका नेगेशन Q रहा, दोनों के बीच में एंड है। एंड क्या बताता है? जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। दोनों ट्रू मिल रहे हैं कहीं पे? हाँ मिल रहे हैं लास्ट में। तो इसके लिए तो ट्रू हो जाएगा, बाकी सबके लिए फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लास्ट में ट्रू। अब हमें क्या करना है? ये हमारा पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है P और Q, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये दूसरा लिखा हुआ है नेगेशन P और नेगेशन एंड नेगेशन Q। तो लास्ट वाली टेबल में क्या आएगा? लास्ट वाली टेबल में लिख देता हूं यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है? आपको पता ही है आपका रिक्वायर्ड क्या है, ये पूरा। यानी इसके बीच में और इसके बीच में क्या आ गया? एंड आ गया। तो इसके बीच में और इसके बीच में एंड आ गया। इसका मतलब क्या है? जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसका मतलब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो 100% ये तो फॉल्स होगा ही सही। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फिर से फॉल्स हो गया। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फिर से फॉल्स हो गया। फिर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ये लो फिर से फॉल्स हो गया। ये तो चारों ही फॉल्स हो गए, चारों ही फॉल्स हो गए। इसका मतलब जो आप इसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये स्टेटमेंट क्या प्रूफ हो गया? ये प्रूफ हो गया फॉलेसी। फॉलेसी बोलो, कॉन्ट्राडिक्शन बोलो, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्मॉल सी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन बोलो, फॉलेसी बोलो, या फिर कहीं पे भी अगर स्मॉल सी लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? फॉलेसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप टेबल को फॉर्म किया। स्टेप बाय स्टेप टेबल को फॉर्म कैसे किया जाता है? करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप P और Q निकाल लीजिए पहले, फिर इसको फाइंड कर लीजिए, और दोनों को निकालने के बाद बीच में और लगा लीजिए। इसको निकालने के लिए आपको नेगेशन P चाहिए होगा, नेगेशन Q चाहिए होगा, और दोनों के बीच में एंड का साइन है। एंड तभी होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, अदरवाइज फॉल्स होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नोट इट डाउन। दिस इज योर टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। एंड जेईई मेंस में कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स से अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे 17, 16, 15 के, वहां पे फॉलेसी और टोटोलॉजी लगभग हर ऑप्शन में लिखा हुआ आता है। नहीं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ये वाले भी होते हैं, टोटोलॉजी या फिर फॉलेसी। तो टोटोलॉजी और फॉलेसी के पीछे क्या रीजन है, क्या कंसेप्ट है, वो आपको पता है, लग ही गया। टोटोलॉजी मतलब सारी ट्रुथ वैल्यूज T होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारी ट्रुथ वैल्यूज क्या होगा? F होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट कीजिए। Next will be duality. Duality क्या होता है?
पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं या फिर पहले लिख ही लेते हैं इसको, है ना, नोट इट डाउन। टू स्टेटमेंट्स बोले या कंपाउंड स्टेटमेंट बोल लीजिए, कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, यहां पे क्या आएगा, कंपाउंड। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स S1 and S2 are called duals of each other if one can be obtained from the other by replacing and by or by and। in addition, एक बात और इसमें साथ में जोड़ लेते हैं, in addition by replacing small t by small c and small c by small t, where t and c are tautology and contradiction। बात समझ में आ गई? मैंने तो अभी डेफिनेशन लिखी है। ड्युअलिटी का मतलब क्या होता है? ड्युअलिटी का मतलब ये होता है कि दो कंपाउंड स्टेटमेंट S1 और S2 डुअल्स कहलाएंगे एक दूसरे के अगर किसी भी एक स्टेटमेंट में आप एंड की जगह और डाल दें और की जगह एंड डाल दें, या फिर उसके अंदर टी आ रहा है तो टी की जगह सी डाल दें या सी की जगह टी डाल दें। यानी वहां पे कहीं पे अगर टोटोलॉजी यूज हो रहा है तो टोटोलॉजी की जगह आप सी डाल दें या सी की जगह आप टोटोलॉजी डाल दें, तो आपको जो स्टेटमेंट मिलेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के डुअल्स होंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है और मुझे बोला गया है कि इस तरह से एग्जाम्पल है P एंड Q और P और Q, इस तरह से लिखा हुआ है। मुझे इसका डुअल फाइंड करना है, तो इसका डुअल क्या आएगा? डुअल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, डुअल के अंदर एंड को और से रिप्लेस करना है। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, एंड को और से रिप्लेस करना है, और को एंड से रिप्लेस करना है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे P एंड Q और P और Q लिखा हुआ है, तो इसका डुअल क्या हो जाएगा, P और Q। हमने क्या किया, एंड को रिप्लेस कर दिया और से, यहाँ पे भी और आ रहा है, और को रिप्लेस कर देंगे एंड से, यहाँ पे भी और आ रहा है, इसको भी रिप्लेस कर देंगे एंड से, तो P एंड Q। तो ये एक दूसरे के डुअल हो गए। एक दूसरे के डुअल क्यों हो गए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैंने जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस सेकंड स्टेटमेंट में मैं एंड की जगह और की जगह एंड डाल दूंगा तो मुझे पहला स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, डुअल है। देख सकते हैं P और Q लिखा हुआ है, तो P और Q में मैं और की जगह एंड डाल दूंगा तो ये देखिए सेम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, एंड को और से रिप्लेस कर दूंगा तो ये लीजिए सेम। यहाँ पे भी एंड को और से रिप्लेस कर दूंगा तो सेम। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डुअल्स कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा P और T एंड P एंड C, ऐसे लिखा। तो अगर मुझे इसका डुअल फाइंड करना है तो इसका डुअल क्या आ जाएगा, इसका डुअल आ जाएगा आपके पास P एंड C। P एंड C क्यों आ गया? क्योंकि और जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, एंड से। और मैंने आपको बताया था कि टोटोलॉजी को भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कॉन्ट्राडिक्शन में, तो टोटोलॉजी भी कॉन्ट्राडिक्शन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे बीच में एंड का साइन है तो एंड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में। P एंड C लिखा हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P और T में। कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी में बदलेगा, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन में बदलेगा। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के डुअल्स होते हैं। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है डुअलिटी, फिर भी हम एक बेसिक कंसेप्ट तो याद तो रख ही सकते हैं। और मैंने भी इसलिए पढ़ा दिया फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, कि ऐसा ना लगे कहीं पे आपको ये टॉपिक दिख जाए तो आपको लगे कि पढ़ाया नहीं गया। तो आप याद रखिए डुअलिटी में क्या करना है, एंड की जगह और पुट करना है, और की जगह एंड पुट करना है, और साथ के साथ टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में कन्वर्ट करना है और कॉन्ट्राडिक्शन को
टोटोलॉजी में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये डुअलिटी का कंसेप्ट है, नोट इट डाउन। Next, converse, inverse and contrapositive of converse, inverse and contrapositive of कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब इस तरह से लिख दिया मैंने, पी कंडीशनल क्यू। तो सबसे पहले कन्वर्स और इनवर्स, और मतलब आप कन्वर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे, तो ये केवल किसके लिए निकलेगा? कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पी कंडीशनल क्यू। इसकी लॉजिकल प्रॉपर्टी भी आपको पता है, एक्सप्लेनेशन, कि ये फॉल्स तभी होता है जब पी ट्रू होता है और क्यू क्या होता है? फॉल्स। मैंने कहा था आपको इसको फॉल्स के लिए याद रखना है, ठीक है? आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कन्वर्स के बारे में। तो कन्वर्स के लिए लिख लीजिए द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। कन्वर्स के लिए लिख ले सबसे पहले द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P conditional Q is given by Q conditional P। समझ गए बात को? कन्वर्स करने का मतलब है आपके पास P कंडीशनल Q लिखा हुआ है, कन्वर्स कर दिया मतलब P और Q की रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर दिया। अगर वो P कंडीशनल Q लिखा हुआ है तो आपने क्या लिख दिया? Q कंडीशनल P लिख दिया। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करते हैं इनवर्स की। सारी बातें सेम है। द इनवर्स ऑफ P conditional Q is given by negation P conditional negation Q। ये तो भाई साहब इनवर्स हो गया, ये आपका कन्वर्स हो गया। समझ में आ गई बात? कन्वर्स का मतलब क्या होता है? द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P कंडीशनल Q इज गिवन बाय, आपने P और Q की रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर दिया। समझ गया बात? मतलब मेरे को किसी ने बोला कि मुझे P कंडीशनल Q का कन्वर्स निकालना है, तो P कंडीशनल Q का कन्वर्स क्या होगा? Q कंडीशनल P। Q कंडीशनल P का मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसकी ट्रुथ टेबल कोई बनाने को बोले, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फॉल्स तभी होगा जब Q ट्रू होगा। ओहो हो, सॉरी, गड़बड़ हो गई। यहां पे क्या आएगा? Q कंडीशनल P। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि Q कंडीशनल P फॉल्स कब होगा? जब Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा। तो Q ट्रू होगा, P फॉल्स होगा, तब ये फॉल्स होगा और सारे स्टेटमेंट में क्या होगा? ट्रू होगा। बात समझ में आ गई? तो ये कन्वर्स हो गया। इनवर्स में क्या होगा? आपको नेगेशन P निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नेगेशन Q निकालना पड़ेगा, उसके बाद बीच में कंडीशनल की सिचुएशन लगानी पड़ेगी, जो कि आपको पता है कि नेगेशन P जब ट्रू होगा और नेगेशन Q जब फॉल्स होगा, उस केस में नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q आपका फॉल्स होगा, वरना वो हमेशा क्या होगा? ट्रू। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज थर्ड? थर्ड विल बी कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब ये हो गया, मैं डायरेक्टली आपके सामने स्टेटमेंट ही लिख देता हूं। द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P कंडीशनल Q is
गिवन बाय नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। तो क्या क्या हो रहा है हम देख लेते हैं। इसमें आपने रिवर्स किया P और Q की रिलेटिव पोजीशन को, यहाँ पे रिवर्स नहीं किया, यहाँ पे दोनों के आगे नेगेशन लगा दिया और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों हो गया। दोनों हो गया इसका मतलब रिवर्स भी हो गया और दोनों के आगे कौन सा साइन आ गया, नेगेशन का साइन भी आ गया। बात समझ में आई। तो ये Q कंडीशनल P था। यहाँ पे क्या, कन्वर्स में सिंपल सी बात है, रिवर्स करना है। इनवर्स के अंदर क्या है, सेम रखना है, दोनों के आगे नेगेशन का साइन लगा देना है। हाँ, ट्रुथ वैल्यूज जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी। ट्रुथ वैल्यूज विल बी चेंजिंग ऑब्वियसली, ट्रुथ वैल्यूज तो चेंज होगी सही, ट्रुथ टेबल भी बहुत डिफरेंट बनेगी। तो इनवर्स के लिए आपके दोनों के आगे नेगेशन लगाना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करेंगे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि दोनों के आगे आपने नेगेशन लगा दिया और दोनों को रिवर्स भी कर दिया। बात समझ में आ गई। तो ये आपका कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और ये डुअलिटी हो गया। नोट इट डाउन।